हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में ना मैं आज लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर 2 और 3 तारीख के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं आप लोगों को साथ साथ में ना यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके भी बताऊंगा, वो भी कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टैटिक जीके भी मतलब इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये कहां पर है, वो कहां पर है। तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आपके स्टैटिक जीके होगा ना, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन से। तो अडानी पोर्ट ने रिसेंटली क्या करा है कि एक कंट्री का यहां पर जो एक टर्मिनल पोर्ट होता है उसके मैनेजमेंट का क्या ले लिया, एक तरीके से जिम्मा ले लिया है अपने ऊपर। यानी कि आप बोल सकते हैं उन्होंने यहां पर एक डील साइन करी है किस देश के एक पोर्ट है उस पोर्ट में मैनेज करने के लिए। यहां पे लिखा हुआ है ना अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इनकी कंपनी है एसईजेड इसको हम बोलते हैं। ओके, मतलब ये एक जोन भी होता है, लेकिन ये अडानी पोर्ट एंड एसईजेड एक इनकी कंपनी भी है। ये ऑपरेट एंड मैनेज करेगी टर्मिनल 2 को। ओके, दार एस सलीम पोर्ट, ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पोर्ट कौन सी कंट्री का है? तो ये पहली बात तो याद रखना, ये 30 साल के लिए किया है। ओके, अडानी पोर्ट्स ने, अडानी पोर्ट्स और इसकी एक और सब्सिडरी कोई कंपनी है, उसके साथ इन्होंने ये क्या करा है, डील साइन करी है। तो ये किस कंट्री का है? तो ये चीज आप ध्यान देना, ये है आपका तंजानिया। ओके, अभी आपको रिसेंटली पता होगा ना, ईरान का हमने एक पोर्ट और लिया है 10 सालों के लिए। कौन सा है? चाबहार। अभी आपको एक और चीज पता है कि जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है वो तो हमारे हाथ से निकल गया, वो किसके पास चला गया था? चाइना के पास चला गया था। लेकिन हम्बनटोटा एयरपोर्ट है वो इंडिया और रशिया की जो कंपनी है उनको तो मिल चुका है। ये चीज आप लोग यहां पे ध्यान देना। ओके, ये चाबहार से आप लोग याद रखना, चाबहार है या कोई और पोर्ट है? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान के कौन से पोर्ट को हमने काउंटर करने के लिए ये पोर्ट क्या लिया है? एक तरीके से हमने चाबहार की डील करी है। पाकिस्तान का कौन सा पोर्ट है वो, जो आप मुझे बताओ, जिसको काउंटर करने के लिए हमने क्या करा है? चाबहार लिया है। चाबहार पोर्ट से अब जो हमारा सेंट्रल एशिया है, जो रशिया यूरोप है, वहां से ट्रेड करने के लिए अब हमको आसानी मिल सकती है। तो ये हो गया आपका तंजानिया। तंजानिया आपको मिलेगा यहां पे, ये आपको मिल रहा है तंजानिया, ये वाला क्षेत्र हो गया। केनिया, युगांडा, ज़ैरे, है ना, कॉन्गो भी बोलते हैं इसको। ओके, और यहां पे आपका जाम्बिया और मोजाम्बिक, इन कंट्री से घिरा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तंजानिया से विक्टोरिया लेक, ये दिख रही है आपको, लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक है अफ्रीका की। एक स्टैटिक का सवाल आ गया आपका कि यहां पर सबसे बड़ी लेक कौन सी है अफ्रीका की? लेक विक्टोरिया। तंजानिया से बॉर्डर करती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि लेक विक्टोरिया से बॉर्डर कौन सी कंट्री नहीं करती है? एक तो याद रख लो, तंजानिया तो करती है भाई। ओके, तंजानिया करती है, युगांडा करती है, केनिया करती है। ये 3 चीज अगर आपको याद है लेक विक्टोरिया की, तो ये आपको हमेशा फायदा देगा। ये रेड सी हो गया जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ये हो गया यहां पे आपका मेडिटेरेनियन सी, जो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। यहां पे है स्पेन, यहां पे है मोरक्को, है ना। स्पेन और मोरक्को के बीच में यहां पे कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, ये चीज आप लोग याद रखना। ये है गल्फ ऑफ एडन, कहां पर है? गल्फ ऑफ एडन हो गया, है ना, रेड सी हो गया। यहां पे एक स्ट्रेट ऑफ क्या है बताओ? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। ये हो गया बाब एल मंदीब, ये भी चीज आप लोग यहां पे रखना। ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ। ओके, कभी जब ये पूरा आएगा तो मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगा। यहां पर आरबीआई ने एक पेनल्टी इंपोज करी है 88.70 लाख की, कौन से बैंक पर? क्योंकि उन्होंने नॉन कंप्लायंस, यानी कि उनको नहीं माना है जो रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने समझाए थे नॉ विद द लाइसेंसिंग कंडीशन। यानी कि लाइसेंसिंग कंडीशन क्या होती है कि लाइसेंस रिन्यू करना होता है। लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए ये चीजें चाहिए होती है, तो उन सभी की कंडीशन को फॉलो ना करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 88.70 लाख का क्या लगाया है? इन पे पेनल्टी लगाई है। तो वो कौन सा बैंक है? एसबीएम बैंक है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और भी कुछ रिसेंटली आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है, वो याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला हीरो फाइनकॉर्प का 3.10 लाख का। क्यों लगाए? क्योंकि इन्होंने जो अपना लोन डॉक्यूमेंट है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नहीं दिया था। ये एग्जाम में आ सकता है। ये लगाया है रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक पे 1 करोड़ का, सबसे ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखना। नॉन कंप्लायंस विद अ सर्टेन डायरेक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ये इनका पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ऑडिट हुआ था, ऑडिट में ये पकड़ा गया। ओके, यस बैंक पे 91 लाख का, एचएसबीसी बैंक पे रिसेंटली लगाया कल परसों 36.38 लाख का। फेमा रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को इन्होंने रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया, इसलिए इन पे ये क्या लगा दिया है? पेनल्टी लगा दी है। तीसरा क्वेश्चन है,
विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवार्ड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO। अब यहां पे आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बात तो एग्जाम में आएगा, नेल्सन मंडेला अवार्ड ये कौन देता है? पहली बात तो ये देता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। ओके, ये चीज का आप लोग ध्यान देना। भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो मनसुख मंडाविया, MM करके याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तीसरा है कि ये जो अवार्ड है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये अवार्ड है जी, ये कब स्टार्ट होता है? ये 2019 में स्टार्ट होता है। ओके, ये अगर याद है तो ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये किसको दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। कहां पर है ये? बेंगलुरु में है। ओके, तो ये क्या आपका आंसर यहाँ पे हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेल्सन मंडेला कहां के हैं भाई? जैसे भारत में क्या है, महात्मा गांधी जी है, वैसे नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका में, है ना, वहां का फादर ऑफ द नेशन है ये। जैसे भारत के कौन है? महात्मा गांधी, उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला भी हैं। ओके, देखो अब कुछ अवार्ड है एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। यूनाइटेड नेशन का, है ना, यूनाइटेड नेशन का जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिलता है हर साल कई देशों के नागरिक को। मतलब क्या होता है, कुछ कुछ जो देश होते हैं ना, जैसे मैं भारत हूं तो मैं कुछ सेना अपनी यूनाइटेड नेशन में भेजूंगा ताकि वो यूनाइटेड नेशन अपने पीस कीपिंग फोर्स की तरह अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भेज पाए जहां पर अभी अशांति है, जहां पे अभी गृह युद्ध चल रहे हैं। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर दिया गया है मेजर राधिका सेन को। ये एग्जाम में आएगा भाई, इसको 2 स्टार देता हूं मैं, आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया NHPC को। ओके, यूके वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड ये किंग चार्ल्स थर्ड ने दिया है। ये भी याद रखना, यूपी की 18 वर्षीय ई रिक्शा चलाती हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आरती है, ये भी आपको मैं 3 स्टार देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार 3 स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार वाला है कि आ सकता है। शॉ प्राइज 2024 का एस्ट्रोनॉमी में श्रीनिवास के कुलकर्णी को दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, इसको भी मैं 2 स्टार दूंगा, जेनी एफेनबेक एंड माइकल हॉफमैन। तो ये भी आपका 2 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है। ब्राइडन, ओके, बाइडन कार्स हैज बीन बैंड फॉर ऑल क्रिकेट फॉर 3 months फॉर बैटिंग। ओके, वायलेशन, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? देखो यहाँ पे क्या होता है, 2017 2019 तक ये लोग क्या करते हैं, ये इन्होंने 300 मैचों में बैटिंग करी। हालांकि ये वो मैच नहीं थे जिसमें ये खेल रहे थे, ये दूसरे के मैच में क्या कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे सट्टेबाजी का उल्लंघन किया है, वॉयलेशन किया है, बैटिंग में इनका यहाँ पे नाम उजागर हुआ है। तो ये किस कंट्री से है भाई? पहली बात तो याद रखो, ये है आपके इंग्लैंड से। इंग्लैंड से इन्होंने 2017 में खेलना स्टार्ट किया था, 2019 तक ये खेले थे। उसके बीच में कई जगहों पे इनको यहाँ पे सम्मिलित पाया गया। ओके, ये चीज का आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू द, यहां पे आप देख रहे हो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये भारत के गवर्नमेंट का क्या है, एक स्टैटिस्टिक डाटा का डिपार्टमेंट है कि भाई ये डाटा है, गरीबी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, ये सब यहाँ पे इन सब का डाटा देता है कि भाई इस महीने इतनी गरीबी रही, इस महीने उतनी गरीबी रही, भारत की आर्थिक ग्रोथ कितनी होगी, ये सभी का डाटा देता है NSO। तो यहाँ पर इन्होंने 31 मई को एक डाटा रिलीज किया जहां पर इन्होंने बोला कि जो ग्रोथ रेट है इंडियन इकोनॉमी की 2023-24 में वो कितनी रही, है ना, वो कितनी रही? तो वो रही है 8.2, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन है? इंडिया है। वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट GDP कौन सी है? इंडिया है। ये भी चीज आप लोग ध्यान देना। भारत ने बोला है कि हम किस वर्ष तक एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, तो 2047 तक इनको यहाँ पे दिया गया है। समझ में आ गया? 100 वर्षों में हम लोग एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। 2047 तक भारत क्या होगा? एक डेवलप्ड नेशन होगा। भारत 8.2 के हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, NSO का यह कहना है। RBI क्या कहता है? RBI ने बोला है वर्ष 2023-2024 के लिए भारत की जो आर्थिक ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, GDP ग्रोथ की नहीं बात कर रहा हूं। GDP भी आप इसको हल्का फुल्का ले सकते हो, लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी रही है भारत की? 7.6%। ये एग्जाम में आ सकता है भाई, ये आपका लगना है। वेरियस अदर भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए यहाँ पे बोलते रहते हैं कि ये इतनी ग्रोथ है, उतनी ग्रोथ है, या वो भी आपको डाटा रखना है। लेकिन RBI और NSO का तो याद रखना, क्योंकि सरकारी है भाई। RBI और NSO बोलता है, इसका मतलब क्या है कि वो जेन्युइन है। अब बाकी किसी जैसे मोदी हो गया, है ना, टाइम्स हो गया,
या फिर कोई बैंक हो गया जैसे प्राइवेट बैंक है, तो उनका इतना फिर भी जो डाटा रियलिस्टिक नहीं माना जाता है, लेकिन एनएसओ का, आरबीआई का, एसबीआई का डाटा भी कई बार जैसे आईएमएफ बोलेगा, वर्ल्ड बैंक बोलेगा, तो उनकी बातों को सुना जाता है। ओके, तो 8.2 है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अब आता है यहाँ पे किसने, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। अब ये जो अवार्ड जीता है, ये तो जीता है बृहत सोमा ने, भारतीय है, इंडो अमेरिकन है, 7th क्लास में पढ़ते हैं, फ्लोरिडा में पढ़ते हैं। क्या होता है कि ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड यूएस का है, $50,000 की इसमें प्राइज है। ये अवार्ड इनको मिला है 29 जो वर्ड्स की स्पेलिंग है करेक्ट लिखने पर। ओके, ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो अमेरिकन है, 7th क्लास में पढ़ते हैं। ओके, तो ये इनका 50,000 का अवार्ड मैंने आपको बताया डॉलर का। ओके, ये इनको मिला है और क्या है, इंडो अमेरिकन है। ये आप याद रखना, बृहत सोमा ये है भारतीय, फ्लोरिडा में 7th ग्रेड में पढ़ते हैं और इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड जीता है। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग कब मनाते हैं? अब वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग कब करते हैं? देखो यहां पर सबसे पहली बात तो दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है? फर्स्ट रैंक में कौन है भाई? भारत है। सेकंड रैंक में अगर मैं बोलूं तो आप चाइना बोल सकते हो। थर्ड रैंक में अगर आप बोलो तो आप किसे बोल सकते हो? यूएसए को कह सकते हो। फोर्थ रैंक में अगर आप देखो तो आप रशिया को कह सकते हो, ये आपका फोर्थ है। इंडिया तो हमेशा फर्स्ट में ही रहता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? अगर आपसे पूछा जाए कभी तो आप बता देना सर वो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे कि आपका ग्रीन रिवोल्यूशन था, मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, ये हो गया यहां पे आपका। भारत में किसे बोलते हैं हम द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन? अच्छा, ये ऑपरेशन फ्लड है ना, इसको हम लोग कौन सा रिवोल्यूशन कहते हैं? व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। और ये व्हाइट रिवोल्यूशन भारत में कौन लाया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। देसी नस्ल की एक आपको पता होगा एक गाय है, देसी नस्ल तो नहीं बोल सकते आप उसे, हमने इंपोर्ट किया था, सबसे ज्यादा दूध देती है भारत में, वो कौन सी गाय है? जर्सी। अब ये जर्सी गाय जो है, मुझे बताओ भारत ने कौन से देश से इसको ब्रीड किया था? यानी कि हम अब तो भारत में ये ब्रीड होती है, लेकिन ये किस देश की है? ये एक कोई डच कंट्री है, वो आप मुझे बताना उसका नेम अगर आप लोग को पता है तो। ओके, कब मनाते हैं हम लोग? तो हम लोग मनाते हैं 1 जून को। ठीक है, 30 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? ये आपसे पूछा जाएगा। 30 मई को पहली बार भारत में मनाया गया, दुनिया में मनाया गया आलू दिवस, पोटैटो डे। 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, राजीव गांधी जी को इस दिन मृत्यु हो गई थी, उनको बम से उड़ा दिया गया था। ओके, तो ये चीज आपका यहां पे हो गया। 7th वाले के बारे में इतनी नॉलेज आपके लिए काफी है। भारत की तरफ से क्या हुआ था कि टाइम्स हायर एजुकेशन, ये एक प्राइवेट ग्रुप है। ओके, टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई कि एशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उनका रैंक है। 2024 का यहाँ पे रैंकिंग आया, हाईएस्ट रैंक इंडिया की तरफ से कौन से उसको मिला है? तो सबसे अच्छा आपको बताइए, यहाँ पे आईआईएससी बेंगलुरु है, लेकिन इसका रैंक कितना है ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका रैंक जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें 32वां है। तो क्या फर्स्ट रैंक किसको मिला है? ठीक है, फर्स्ट रैंक किसको मिला है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, सिंगुआ यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरा जो रैंक यहां पे आपको मिला है वो भी आपको किसको मिला है? चाइना को ही मिला है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। तीसरा रैंक नेशनल कॉलेज ऑफ सिंगापुर, नेशनल कॉलेज ऑफ सिंगापुर। ये 3 रैंक है, ये आप लोग याद रखना। क्या हुआ? सिंगुआ, पेकिंग और नेशनल कॉलेज ऑफ साइंस यहां पे सिंगापुर वाले को मिला है। भारत का जो सबसे टॉप आया है वो 32वां रैंक है और वो मिला है आईआईएससी बेंगलुरु को। तो ये चाइना के 2 हैं, दोनों ही एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड रैंक यहां पे इनको मिला है। ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द 6th मीटिंग ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म? इंडिया और जापान का एक वर्किंग ग्रुप है, मतलब कि एक मीटिंग है, एक तरीके से दोनों का संगठन है जहां पर ये लोग बात करते हैं आपस में काउंटर टेररिज्म की। तो ये इस बार कहां पे हुआ है भाई? नई दिल्ली में हुआ है। लेकिन अगला क्वेश्चन कब आएगा आपका? ये आएगा 7th मीटिंग इसकी कहां पे होगी? तो ये होगी टोक्यो में।
अब ये टोक्यो में 2020 वाला जो ओलंपिक था वो 2021 में हुआ। भारत की तरफ से 7 मेडल जीते गए, 1 गोल्ड मेडल था, वो किसने दिया था? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। ओके, ये चीज एग्जाम में आ सकती है आपके। तो ये हो गया टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? चलो ये आपको मैं आगे बता देता हूं। अब ये देखो, ये हो गया आपका पूरा का पूरा एशिया, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे, ये वाला पूरा क्षेत्र किसमें आता है? अब ये आपका पूरा क्षेत्र किसमें आता है? एशिया में आता है। ओके, इस एशिया में भारत आता है कौन से क्षेत्र में? देखो यहाँ पे मैप भी इन्होंने गलत दे रखा है, ये वाला। ओके, ये वाला भारत आता है साउथ एशिया में, ये वाला आपका साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ओके, ये वाला आता है आपका कौन से वाले? ईस्ट एशिया में। ओके, तो ये वाला क्षेत्र आपका जापान है। भारत और जापान के बीच में आप दूरी देख सकते हो, ये पड़ता है आपका साउथ चाइना सी। यहाँ पे जो जापान है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ओके, रशिया से बॉर्डर तो नहीं करता, ये क्या है? कोस्टल बॉर्डर है इनके। ये समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ पर चाइना के ना, जापान के 4 बड़े टापू हैं जहां पर पूरी चाइना बसता है। सबसे उत्तरी वाला कौन सा है? ये आप याद रखना, एग्जाम में आता है। ये आता है जापान का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है होकाइडो। ओके, सबसे सदर्न मोस्ट अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे यहाँ पे? क्यूशु। क्या बोलोगे आप? क्यूशु, KYUSHU। अब यहां पर आप देखो, आपसे कभी पूछा जाएगा नागासाकी कहां पर है, क्योंकि बम गिराया गया था भाई, और हिरोशिमा कहां पर है? नागासाकी है क्यूशु में, ये रहा आपका नागासाकी। और हिरोशिमा आपका किस में है? हिरोशिमा आपका किस में है? यहां पे आप देखोगे शिकागो बोल सकते हो आप इसको, है ना, या तो आप होन्शु कह सकते हो। होन्शु इनका सबसे बड़ा आइलैंड भी है। होन्शु में ही आपको टोक्यो भी मिलेगी, इनकी राजधानी। ओके, ये नगोया देखो, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आपको पता होगा, जलवायु से रिलेटेड है। ओके, तो ये क्यूशु हो गया, यहाँ पे समझ में आया, जो कि इनका सदर्न मोस्ट है। यहाँ पे आपको नागासाकी मिलेगा। ये शिकोकू वैसे इन्होंने ये वाला दे रखा है, लेकिन ये आपका ये वाला है। लेकिन हाँ, होन्शु आप लोग याद रखना, होन्शु इनका सबसे बड़ा आइलैंड है। ये देखो यहां से यहां तक है होन्शु, इसी में इनकी टोक्यो भी है और इसी में हिरोशिमा भी है। हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त 1945 को यहां पे क्या करा था? परमाणु बम गिराया था। 1 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 कब से कब तक चली? 1939 से 1945 तक चली थी और इसमें जापान की हार हुई थी। एलाइड और एक्सिस पावर, एलाइड यहां पे जीत गई थी, एक्सिस यहां पे हार गई, जो कि जापान, जिसको जापान भी बोल सकते हो आप, और हिटलर वाली जो कंट्री जर्मनी, वो भी इसको लीड कर रहे थे, एक्सिस वाले को। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। अच्छा, करेंसी क्या है यहाँ पे? इसकी येन है। ओके, एक तरीके से आप बोल सकते हो। इसकी कैपिटल क्या है? टोक्यो है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी आपको वैसे तो मैगलन है, लेकिन इन्होंने ही स्टार्ट करी थी सबसे पहले जापान में। ओके, सबसे वृद्ध देश भी यही है, सबसे ज्यादा बूढ़ों की पॉपुलेशन भी आपको टोक्यो में, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक सुनामी भी इस देश में आते हैं। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने ट्रांसफर किए हैं, मतलब आप बोल सकते हो, ऑफ गोल्ड फ्रॉम द यूके टू इट्स डोमेस्टिक वॉल्ट। भारत ने क्या करा था? 1991-92 की बात है कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गए थे, भारत को लोन की जरूरत थी। तो भारत ने क्या करा था? यहां पे आप लोग एक चीज को ध्यान देना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत ने सबसे पहले क्या करा था कि अपना जो गोल्ड है, भारत का उस टाइम गोल्ड तो था, लेकिन भारत के पास पैसे नहीं थे, तो भारत ने $405 मिलियन का लोन लेना था, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गया था। तो इस लोन को लेने के लिए भारत ने अपना यहां पे क्या करा था? 100 टन जो सोना था वो यहां पे गिरवी बोल सकते हो, या फिर इनको इनके वॉल्ट, इनका जो वॉल्ट होता है जहां पे ये रखते हैं, यहां पे यूके में इसको रख दिया था। उस टाइम की बात है। अब आज जाकर भारत ने इसको वापस लिया है, 100 टन अपने सोने को। अब भारत इसको कहां पर रखेगा? भारत का जो सोने का एक तरीके से आप बोल सकते हो वॉल्ट है, वॉल्ट भी बोल सकते हो आप, जहां पे भारत आरबीआई क्या करता है? सोना रखता है। वो कहां पर है? नागपुर में है, मिंट रोड में। ये है नागपुर में, इनकी ओल्ड बिल्डिंग है, वहां पर इन्होंने अपने सोने के क्या रखे हुए? रिजर्व यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद आया, ये चीज आपको। भारत के पे अब टोटल सोने की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 88.22.10, ठीक है। तो ये मेट्रिक टन की बात कर रहा हूं मैं, इतना सोना आज के दिन हमारे पास है, मेट्रिक टन। ओके, इतना सोना ये एग्जाम में आ सकता है आपके। भारत के पास अब कितना हो चुका है? 822.10 मेट्रिक टन अब हमारे पास सोना टोटल हो चुका है रिजर्व में भारत के पास, जब हमारे पास 100 टन सोना भारत में आया था।
ओके, अभी रिसेंटली आया है, भारत ने अपना ले लिया है वापस, किससे? यूके से ले लिया है। ओके, और 405 उस टाइम पे $405 मिलियन का यहाँ पे हमको लोन चाहिए था, क्राइसिस थे कुछ, आपको पता है 1991-92 में हमारा एलपीजी क्या क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी को खोल देगा, तब जाके हमारी इकोनॉमी सुरक्षित बची है। कई बार ना बच्चों को रहता है सर यूके क्या है और ब्रिटेन क्या है। देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज तो ग्रेट ब्रिटेन की बात करूंगा, सिर्फ अगर ब्रिटेन बोलोगे कभी तो ये वाला, ठीक है, या फिर आप इंग्लैंड बोलोगे, ओके, तो क्या बोलोगे? ये वाला क्षेत्र जिसकी राजधानी क्या है? लंदन है। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये होगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अगर आता है एक साथ तो वो ग्रेट ब्रिटेन है। इसी तीनों में अगर आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला आयरलैंड है, ठीक है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये सिर्फ आयरलैंड, अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जुड़ जाए तो ये यूके बन जाएगा। और अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ आइलैंड भी जुड़ जाए और आसपास के छोटे मोटे आइलैंड भी जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड। समझ में आ गया? इंग्लैंड, इंग्लैंड है, सिर्फ आपसे इंग्लैंड पूछा जाएगा कि ब्रिटेन की राजधानी या फिर इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। ओके, लंदन किस नदी के किनारे है? कभी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल देना थेम्स नदी के किनारे है। कभी इस कंट्री ने पूरी दुनिया पे राज किया था। आज इस कंट्री का मैप देखोगे, भारत के यूपी से भी छोटा है। ओके, तो भारत पे राज करने वाली वो शक्ति जो आज भारत के किसी भी एक राज्य के, मतलब गोवा से तो बड़ा ही है लेकिन यूपी से भी छोटा है। ओके, तो ये थे मेरी तरफ से आपके करंट अफेयर और एग्जाम के द्वारा सबसे अच्छा सुपर पैक। एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप तो आप लोगों के लिए है, जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स जो होते हैं वो इतने मतलब क्रिस्प बना रखे हैं कि आपको सिर्फ काम का ही पढ़ना है। ओके, सारे एग्जाम की पीडीएफ, जो भी एग्जाम होता है उन सबकी पीडीएफ, कैसा भी एग्जाम हो, आपको ऐसे भी एग्जाम, सर ये वाला एग्जाम होता है मुझे इसकी पीडीएफ दे दो, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप होगा सेपरेट, डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हो। मेरी आईडी लिख लो, विक्रम सर जीके, ये मेरी आईडी है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। टेलीग्राम की आईडी, पर्सनली आप मुझको मैसेज कर पाओगे अगर कोई आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रश्न है। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।